बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का। होप सो कि आपने इससे पहले जो दिए हैं मैंने वीडियो लेक्चर उनको आपने देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या शायद अभी आपने इसे सुना नहीं। हम अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। ये बात हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल इन 1896। उस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया था उसमें उन्होंने देखा था कि यूरेनियम और जो पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट एलिमेंट है, यानी यूरेनियम और पोटेशियम का जो यूरेनाइल सल्फेट है, यूरेनाइल जो है वो एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, और विद सल्फेट उसका जो कंपाउंड बनता है केमिकल कंपाउंड, वो ऐसी रेडिएशंस एमिट करते हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट्स को पर डार्क स्पॉट्स या डार्क इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि इवन व्हेन अगर हम जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं उनको किसी ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दें, मतलब ब्लैक पेपर के लिए इसीलिए तो सोचा जाता है कि उसमें से लाइट या डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो पास नहीं कर सकती या रेडिएशन पास ना कर सकेगी, तो इसलिए उसे ब्लैक पेपर से रैप करने के बाद भी उस पर वो रेडिएशन, वो जो यूरेनाइल और पोटेशियम सल्फेट्स हैं उनसे जो निकलने वाली रेडिएशन जो थी उसे फॉल करवाया गया, तो तब भी उसके ऊपर जो डार्क स्पॉट्स जो थे वो बन गए। तो ये 1896 में ये ऑब्जर्वेशन थी हेनरी एंड बैकरल की। लेटर दैट क्यूरी और मैरी क्यूरी ने 1989 में उन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो रिपीट किए विद थोरियम साल्ट्स, पोलोनियम एंड रेडियम, और उनका कंक्लूजन ये था कि ये भी वैसी ही पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है जिसके बारे में हेनरी बैकरल बात कर रहा है, और इसकी भी प्रॉपर्टीज़ उनको वैसी ही फील हुई और उसी तरह की ये रेडिएशंस हैं और उसी तरह का ये बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं। तो इन रेडिएशंस के बारे में उन्होंने ये कुछ कंक्लूजन्स ये दी कि ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि अगर हम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ का अगर हम फिज़िकल इन्वायरमेंट कुछ चेंज करें तो इन रेडिएशंस पे कोई ख़ास जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता। मींस लाइक अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें और टू बिट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें उन मटीरियल्स पे, तो कोई ख़ास फ़र्क जो है वो फील नहीं होता। इन रेडिएशंस को हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस भी कंसिडर किया गया। पेनिट्रेटिंग मीन कि ये बहुत डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्टली आप किसी मटेरियल पे कोई लाइट या रेडिएशन फॉल करते हैं तो वो उस पर इफ़ेक्ट देती है, और समटाइम अगर आप उसे किसी शीट से कवर कर दें तो वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इस केस में क्योंकि उन्होंने ब्लैक पेपर के साथ भी उसे करके देखा रैप, तो फिर भी जो है वो रेडिएशंस ने उसको इफ़ेक्ट किया फोटोग्राफिक प्लेट को, तो जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो रेडिएशंस हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग हैं। और इसके अलावा अगर वो पेनिट्रेटिंग भी हैं तो इसका और साथ ये भी डिस्कवर किया कि ऐसी रेडिएशन जो हैं वो गैसेस में आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर वो पेनिट्रेटिंग का मतलब ये है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो एयर में या गैस में वो रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर सकती है, और जब वो किसी गैस में से या हवा में से वो ट्रैवल करेंगी या उसमें से वो पास करेंगी तो वहाँ पे वो जो एटम्स मौजूद होंगे उनके वो आयन्स बनाएंगी, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और वो गैसेस के अंदर आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। और इस तरह से वो फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं बाय प्रोड्यूसिंग द फिनोमिना ऑफ फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं, फ्लोरिसेंस एंड फास्फोरिसेंस। अब इनमें क्या डिफरेंस है? दोनों ही जो फिनोमिनाज हैं वो उनका जो है वो लिंक लाइट से ही है, मतलब लाइट के ज़रिए ही ये दोनों फिनोमिनाज होते हैं। इन केस ऑफ फ्लोरिसेंस, जैसे ही आप यानी कि ये रेडिएशन किसी मेटल पे या किसी मटेरियल पे फॉल करेंगी तो ये फ़ौरन ही वहाँ से हमें विजिबल लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी उस मटेरियल से या उस मेटल से जिसके ऊपर आपने रेडिएशन को फॉल करवाया है, वहाँ से फ़ौरन से आपको विजिबल लाइट जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, वो फील होगी या एमिट होगी,
लेकिन जैसे ही हम जो जिस सोर्स से उसके ऊपर लाइट फॉल करवा रहे हैं उस सोर्स को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर दैट वो हमें कोई उस मटेरियल से लाइट आती हुई वो फील नहीं होगी, वो इमिडिएटली वो भी डिसअपियर हो जाएगी। बट इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस ये उस फिनोमिना में ये होता है कि मटेरियल के अंदर जब भी वो मटेरियल पर हम लाइट फॉल करवाते हैं तो उस मटेरियल उस लाइट का वो मटेरियल कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी आप उसका सोर्स लाइट सोर्स जो है वो रिमूव करेंगे तो फिर भी आपको मटेरियल में से लाइट या ग्लो जो है वो नज़र आता रहेगा। ठीक है, तो ये रेडिएशंस जो थी वो दोनों ही फिनोमिनाज करती हैं, फ्लोरेसेंस भी और फास्फोरेसेंस भी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इसको हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। एमिशन ऑफ रेडिएशन, नॉर्मली हम कहते हैं कि एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव सोर्स इज़ नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन है, द एमिशन ऑफ दिस रेडिएशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बोलें तो हम जैसे मैंने पहले बोला कि एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ रेडियो न्यूक्लियाइड, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, फ्रॉम अ रेडियो आइसोटोप इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे थोड़ा उसको एक्सटेंड करके दिया है कि जैसे जब भी न्यूक्लियाई की डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेट होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक न्यूक्लियाई की टाइप से दूसरे न्यूक्लियाई में वो डिके होता है, तो उस वक्त जो रेडिएशन एमिट होती है इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा होता है या जो रेडिएशन को एमिट करते हैं, दे आर नॉन एज रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। ये हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिव फिनोमिना भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। यानी कि ये रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना है ये नेचुरली भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास नेचुरली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचर में एग्जिस्टिंग हैवी न्यूक्लियाई हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट करते हैं और उनसे रेडिएशन एमिट होती है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और उसके बरक्स अगर हम देखें कि अगर हम लेबॉर्ट्री में ये काम करते हैं, लेबॉर्ट्री में किस तरह से कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए या डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ट्रांसम्यूटेशन का फिनोमिना करते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये है कि हम एक्सटर्नली एनर्जी फॉल करवा के किसी एलिमेंट पे उसको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें या न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करें उसे एक्साइट करने के बाद, और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर जो रेडिएशन है वो एमिट होंगी तो देन हम इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल जो है वो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना बोलेंगे। यानी कि एक तो जो नेचुरली एग्जिस्टिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनका एक नेचुरली लाइफ टाइम है। ठीक है, तो उस लाइफ टाइम के बाद या अपनी हाफ लाइफ के बाद वो अगर एलिमेंट्स डिके होते हैं या वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ जाते हैं तो ये नेचुरली हमारे हो रहा है यूनिवर्स में, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अगर हम इसको खुद से एक एक्सपेरिमेंटली लैब में ट्रांसम्यूटेशन का अमल करें, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करें, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है न्यूक्लियाई को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज करना, तो उस प्रोसेस में अगर रेडिएशन जो है वो एमिट होगी तो उसे हम आर्टिफिशियल जो है वो रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने देखा 96 में हेनरी बेकरेल ने इस पर वर्क किया, 98 में मैरी क्यूरी ने इस पर वर्क किया। उसके बाद 1899 में रदरफोर्ड जो था वो उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमें कुछ और मज़ीद इसकी जो रेडिएशन से के बारे में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिली। इसमें रदरफोर्ड ने हमें एक तो ये बताया कि जो उसने कि जो इस फिनोमिना में जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव रेडिएशन है। और 1909 में जो विलर्ड था उसने गैमा रेडिएशंस के बारे में हमें बताया कि गैमा रेज भी एक रेडिएशन की टाइप है जो इस प्रोसेस में एमिट होती हैं। ठीक है, अब उसमें इसने क्या किया था कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है ये हमारे पास, ये आप देख रहे होंगे रेडियो एक्टिव सोर्स है कोई पड़ा हुआ, उसके अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस की गई, इस कैविटी में से जो रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं। अब रेडिएशन तो सभी डायरेक्शन में जो है वो यहाँ पे एमिट हो रही हैं, लेकिन उसने क्या किया है इसके ऊपर जो है इसको एक
जो सोर्स था रेडियोएक्टिव सोर्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वो जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, एक साइड पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये ऑपोजिट पोलैरिटी की प्लेट्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इसमें से रेज एमिट हो रही हैं, इसमें जो अल्फ़ा है वो बेंड हुई टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स और जो बीटा नेगेटिव हैं वो बेंड हुई टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स, और इसी तरह जो बीटा पॉजिटिव हैं वो भी बेंड हुई टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। और जबकि गैमा रेज जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड रहीं, वो अपनी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती रहीं। तो यहाँ से उसने चार्जेस का अंदाज़ा लगाया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई है तो इट मीन्स दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इफ़ बीटा नेगेटिव आर बेंडेड टुगेदर टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स तो इट मीन्स दे कैरी द नेगेटिव चार्ज। और वाइल जो गैमा रेज हैं वो अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती रहीं तो इट मीन्स दे हैव नो चार्ज, दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, और इसलिए कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं गैमा रेज इन नेचर और उन पे कोई चार्ज जो है वो नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं इनकी कुछ जनरल जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो हम पहले भी कुछ इसमें से कुछ को आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, कुछ के बारे में आपको पता होगा, अगर कोई नई बात है वो साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल्स। यहाँ पे गिवन है हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मैस होता है वो कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इस पर चार्ज कितना होता है, इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है जो कि 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और इसका जो मैस नंबर है वो 4 है, इसका जो चार्ज नंबर है 2 है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये आइडेंटिकल टू द हीलियम न्यूक्लियस है, क्योंकि हीलियम का भी जो एटॉमिक नंबर 4 है और जो इसका चार्ज नंबर है वो उसका 2 है। अब ये पार्टिकल्स कहाँ पे बनते हैं, ये पार्टिकल्स जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, और कब कैसे बनते हैं, बाय द बाइंडिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। और इनकी एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है कि मतलब किसी न्यूक्लियस से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होंगे, इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से एमिट हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इंटेंस आयोनाइजेशन या ग्रेट आयोनाइजेशन या ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं गैसेस के अंदर, और इनकी जो आयोनाइजेशन होती है वो 100 टाइम्स ग्रेटर होती है बीटा पार्टिकल से, और 10,000 टाइम्स ग्रेटर होती है दैट ऑफ गैमा रेस जो सेम एनर्जी की हो। यानी कि अगर हम एक ही एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल लें, उसी एनर्जी के बीटा लें, उसी एनर्जी के गैमा लें, तो एक ही एनर्जी होने के बावजूद जो आयनाइजेशन करेंगे वो अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीटा और फिर गैमा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत कम है। अच्छा, अब जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम है और आयनाइजेशन ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी वो जिस पाथ से गुजरना शुरू होते हैं तो वो अपने पाथ में मौजूद जो भी एटम्स हैं उनको आयनाइज करते जाते हैं। तो जब वो आयनाइज कर रहे थे तो अपनी एनर्जी जो है वो उन एटम्स को डिलीवर करते जाते हैं, और जब तक वो तब तक वो अपनी एनर्जी जो है वो डिलीवर करते जाएंगे, आयनाइजेशन करते जाएंगे जितनी एनर्जी आयनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे उनके पास इतनी इनफ एनर्जी ना रहे कि वो उनको आयोनाइज कर सके मज़ीद, तो वहाँ पे वो ट्राई टू स्टॉप करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा एनर्जी तो वो आयोनाइजेशन में वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए उनके पास पेनिट्रेट करने की या मोर ट्रैवल करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, तो इसलिए इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है, ठीक है। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर कम होने की वजह से कुछ थिन मेटालिक फॉइल्स हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसके बाद जो इनकी जो रेंज होती है, किसी भी रेडियो आइसोटोप से जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो उनकी जो रेंज है वो 3 to 10 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब अगर आप इसको एयर में छोड़ते हैं तो ये 3 से 10 सेंटीमीटर तक ये ट्रैवल करेंगे। उसके बाद ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये डिफ्लेक्ट होते हैं बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये तो हमने जनरली भी बात की है, तो हम सेपरेटली भी बोल रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस द फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस,
ठीक है। इसके बाद दे प्रोड्यूस सेंटिलेशन, सेंटिलेशन का मतलब वो भी लाइट प्रोड्यूस करना। व्हेन इंसिडेंट ऑन फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड, कैल्शियम टंगस्टेट और बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड, ये 3 मटेरियल हैं जिनके बारे में ज़्यादा ये विजिबल फिनोमिना देखा गया है कि ये इस पे सेंटिलेशन का फिनोमिना प्रोड्यूस करते हैं। जब इन पे ये फॉल करते हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द फीबली इफेक्ट ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक प्लेट मीन्स के जो नॉर्मल आम हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास डिटेक्टर्स की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर्स। न्यूक्लियर इमल्शन डिटेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास एक डिटेक्टर्स हैं जिनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इमल्शन टेक्निक्स हैं। जब उन डिटेक्टर्स में हम इनको डिटेक्ट करें तो यहाँ पे ये जो अपने ट्रैक बनाते हैं, जो क्लाउड्स बनाते हैं, इनका जो ट्रैक होता है वो थिक ट्रैक बनता है। लेकिन जो नॉर्मल आम हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उन पे इनके इफेक्ट जो हमें इतने प्रोमिनेंट जो हैं वो नज़र नहीं आते। अल्फा पार्टिकल्स गेट बैक स्कैटर्ड बाय थिन मेटालिक फॉइल्स, यानी कि कुछ में से तो ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अगर हम बहुत थिन मेटालिक फॉइल्स लें, जैसे आपने देखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है जो रदरफोर्ड का एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसने अल्फा पार्टिकल को ही स्कैटर करवाया। जब वो गोल्ड फॉइल के साथ उस पर स्ट्राइक करवाया तो वो उससे स्कैटर बैक भी होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द मेटालिक फॉइल्स ये अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और उससे स्कैटर भी हो जाते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियर साइज जो मेजर किया था 10⁻⁻14 to 10⁻15 मीटर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा पार्टिकल्स। ये सेम ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हमने अल्फ़ा की पढ़ी हैं, ये सेम ही हम प्रॉपर्टीज़ रिपीट करेंगे, मतलब वही प्रॉपर्टीज़ हम बीटा और गैमा के लिए भी बात करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, बीटा पार्टिकल्स का जो मैस है हम इनको पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से भी कंपेयर करते हैं कि मतलब इनका जो मैस है वो तो नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन का, तो इनका मैस कितना हुआ 9.1 × 10⁻31 kg, और इनका चार्ज भी कितना है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम है ऑफ पॉजिटिव बीटा। और अगर वो आपका वो नेगेटिव बीटा है तो इसका चार्ज का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। ये दोनों हमारे न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और ये किस फॉर्म में एमिट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब ये भी जिस तरह से अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन करते हैं गैसेस में, इसी तरह से बीटा पार्टिकल भी आयोनाइजेशन करेंगे, और इनकी जो आयोनाइजेशन लॉस है बाय बीटा पार्टिकल इज अबाउट 1% ऑफ द आयोनाइजेशन लॉस बाय अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एनर्जी। इनकी जो आयोनाइजेशन है वो अल्फा पार्टिकल की निस्बत कम है, इसलिए पेनिट्रेशन जो है वो उसकी निस्बत ज़्यादा है। अब जो बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव दोनों पे चार्ज हैं, इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन इनके चार्ज ऑपोजिट होने की वजह से इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। जैसे हमने पहले देखा कि बीटा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए और बीटा नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। अब इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है बीटा पार्टिकल की वो 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं एंड अबाउट 1/100 टाइम्स दैट ऑफ गैमा रेडिएशन, यानी कि अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज़्यादा है और गैमा रेडिएशन से 100 टाइम्स कम है। लाइक सिमिलर वे ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल जो है ये भी प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, और इसी तरह ये सेंटिलेशन का फिनोमिना करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो CRO है आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसकी जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे ये सेंटिलेशन का फिनोमिना करते हैं, ठीक है जी। अब बीटा पार्टिकल्स का मैस कितना है जितना इलेक्ट्रॉन का है, और ये किसी भी रेडियोआइसोटोप से जब एमिट होते हैं तो ये हाई वेलोसिटी के साथ एमिट होते हैं, जिसकी जो वेलोसिटी रेंज है वो 0.3 से 0.99 c यानी स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ लाइट, ये इनकी रेंज है। 0.3 कम से कम और 0.99 c जो है वो मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद बीटा पार्टिकल जो हैं ये भी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं उस पर थिन ट्रैक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी अल्फा पार्टिकल की तरह बैक स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये टकरा के वापस भी आ सकते हैं बाय थिन मेटालिक फॉइल्स और इवन पेपर से भी। अच्छा, कितनी जो जब भी आप रेडिएशन कंसिडर फॉल करवाते हैं किसी मेटल के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर, आप किसी खास इंटेंसिटी और एनर्जी की लाइट जो है वो या रेडिएशन फॉल करवाते हैं, अब उसके बाद वो स्कैटर होके उसी इंटेंसिटी की वापस आई है या उसकी इंटेंसिटी कम हुई है, ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे भी और उस पे भी जिस मटेरियल पे या मेटल पे आप उसको फॉल करवा रहे हैं,
मे बी वो उतनी इंटेंसिटी के साथ टकरा के वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, मे बी उसकी इंटेंसिटी जो है वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट है या रेडिएशन, और कुछ जो है वो एमिट हो जाए, सॉरी स्कैटर्ड बैक हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब आ जाते हैं हम गैमा रेज। गैमा रेज पे हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है नेचर में, इनका चार्ज तो कोई नहीं होता, इनको हम डिफाइन करते हैं इनके वेवलेंथ पे। इनको हम एक्सरेज के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक्सरेज की भी जब हमने मेजर करनी होती है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह, तो हम उसकी एनर्जी और वेवलेंथ से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी इनका जो वेवलेंथ होता है वो 10⁻11 टू 10⁻13 मीटर होता है, ठीक है। और अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये एनर्जेटिक फोटॉन्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए हम इनको फोटॉन्स बोलते हैं, वेव्स भी बोलते हैं, पार्टिकल नेचर भी है, डुअल नेचर है। दीज एनर्जेटिक फोटॉन्स ये प्रोड्यूस होते हैं जब आपका न्यूक्लियाई, आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में डिफरेंस बताया था गैमा रेज का और एक्स रेज का। तो गैमा रेज कहाँ से मिट होती हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई की वजह से। तो जब आपके न्यूक्लियाई डी एक्साइटेड होते हैं टू द ग्राउंड स्टेट, तो गैमा रेज जो हैं वो एमिट होती हैं। तो इनकी जो एनर्जी रेंज होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, कम से कम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब इनकी जो आयनाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा और बीटा, इनकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है। करते हैं गैसेस में ये आयनाइजेशन गैमा रेज, बट बहुत कम इन कंपैरिजन ऑफ अल्फ़ा और बीटा। तो जब इनकी आयनाइजेशन बहुत कम है तो इट मीन्स कि इनकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और ये किसी भी गैस के अंदर या मटेरियल के अंदर बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब इनकी जो नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इनकी वेलोसिटी होती है वो वही होती है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते। गैमा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन विद द पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, जैसे हमने अल्फा के केस में भी पढ़ा था, ये 100 टाइम्स ग्रेटर होती है दैन दैट ऑफ बीटा पार्टिकल्स एंड 10,000 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की सबसे कम होती है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि जो गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली वही होती हैं जो एक्स रेज की हैं। तो हमने जैसे ब्रैग्स लॉ और एक्स रे डिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है कि एक्स रेज जो है वो डिफ्रैक्शन कर सकते हैं किसी क्रिस्टल पर, तो सिमिलरली गैमा रेज भी जो है वो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कर सकती हैं क्रिस्टल्स में, जैसे कि एक्स रेज कर सकते हैं। अब एक फिनोमिना है, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, अटेनुएटेड। अटेनुएटेड का मतलब होता है, अटेनुएशन मीन डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, कि अगर हम गैमा रेज जो हैं वो किसी डिफरेंट मटेरियल पे फॉल करवाते हैं तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो अटेनुएट हो जाती है, यानी कि वो कम हो जाती है। यानी अगर मैं इसको किसी मटेरियल में से पास करवाऊँ गैमा रेडिएशन को, तो जो आपको आउटपुट पे गैमा रेडिएशन मिलेगी उनकी इंटेंसिटी वो नहीं होगी जो आपने फॉल करवाया है। मीन्स कि जब वो मटेरियल में से पास हुए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें से जो उसकी वो इंटेंसिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन की वजह से रिड्यूस हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं अटेनुएटेड। द इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज गेट्स अटेनुएटेड एक्सपोनेंशियली मीन इसका जो एक्सपोनेंशियल डिके होता है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, स्लो कर्व इसकी बनती है। द इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेज गेट्स अटेनुएटेड exponentially through different absorber, and the amount of absorption depends upon the energy of the gamma rays and the thickness and density of the absorber। तो ये अटेनुएशन कितनी हुई है, इंटेंसिटी कितनी कम हुई है, कितनी इसमें रिडक्शन हुई है, ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जो आपने गैमा रेज ली थी उनकी एनर्जी कितनी है, और जिस मटेरियल पे आप इसको फॉल करवा रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, और वो कितना डेंस है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि उसमें पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो मटेरियल कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जनरल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। तो जो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे वो लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा। अल्लाह हाफिज़।